D1 नंबर प्लेट वाली रोल्स रॉयस को दुबई की सड़कों पर सभी ट्रांसपोर्ट प्रतिबंधों और नियमों से छूट दी गई थी। न तो लाल बत्ती, न ही दुबई ट्रैफिक पुलिस और न ही वीआईपी यात्रियों को ले जाने वाली चमचमाती कार के लिए कोई रूल बुक। फ्री ट्रैफिक का प्रिविलेज कुछ ऐसा था जो केवल दुबई के राजघरानों और यूएई के प्रतिष्ठित शेखों के लिए आरक्षित था। हालांकि कार का मालिक कोई शेख नहीं था, यहां तक कि यूएई के शासक परिवारों का दूर का रिश्तेदार भी नहीं था। यह कार वास्तव में कमल किशोर चड्ढा को उनके दोस्त दाऊद इब्राहिम ने गिफ्ट में दी थी। दुबई में दाऊद के व्यापक प्रभाव ने चड्ढा को भी प्रभावित किया था और उन्हें खुद डॉन से कम प्रभावशाली नहीं माना जाता था। दुबई में दाऊद का कद अनुपस्थिति में भी एक राजघराने के बराबर था। चड्ढा कई तरह के व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे और उनके व्यक्तित्व को कुछ शब्दों में बयां करना मुश्किल है। वह 1980 के दशक की शुरुआत से ही दाऊद इब्राहिम के बिजनेस पार्टनर थे। जब चड्ढा ने 1980 के दशक में भारत से कई करोड़ रुपए की सांप की खाल की तस्करी करने की अपनी महत्वाकांक्षी योजना शुरू की, तो दाऊद उसका पार्टनर था। चड्ढा फलों की टोकरियों में सांप की खाल छिपाकर कोलकाता के रास्ते तस्करी करता था। वह भारत बांग्लादेश सीमा पार करके ढाका जाता था और वहां से लंदन जाता था। यूरोपीय बाजारों में भारतीय सांप की खाल की बहुत कीमत थी और इसकी कीमतें बहुत ज्यादा थीं। चड्ढा को एक बार तब गिरफ्तार किया गया था जब उसने एक ट्रक में 263 फलों के डिब्बों में सांप की खाल की 59 पेटियां भरकर तस्करी करने की कोशिश की थी। इस खेप की कीमत 44 लाख रुपए थी और इसे भारत बांग्लादेश सीमा पर पेट्रापोल में पकड़ा गया था। डीआरआई ने बाद में इस रैकेट का भंडाफोड़ किया और चड्ढा को 19 जुलाई 1980 को बॉम्बे में उसके कोलाबा पेंट हाउस से गिरफ्तार किया। चड्ढा पर सांप की खाल और दुर्लभ और कीमती सरीसृपों की खालों से जुड़े इस तस्करी रैकेट का सरगना होने का आरोप लगाया गया था। प्रसिद्ध आपराधिक वकील राम जेठमलानी द्वारा उनका मामला उठाए जाने के बाद वे डिवीजन बेंच ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट से जमानत हासिल करने में सफल रहे। चड्ढा के नाम के साथ स्नेक्सकिन किंग का उपनाम जुड़ गया और दाऊद इब्राहिम का भागीदार होने के कारण बॉम्बे पुलिस के इतिहास में उनकी छवि खराब हो गई। आखिरकार चड्ढा, जो एक चालाक ग्राहक था, शराब, नकली मुद्रा और क्रिकेट मैचों में सट्टेबाजी जैसे अन्य आकर्षक बिजनेस में आगे बढ़ गया। उसके श्रेय के लिए वह इन सभी अंडरहैंड व्यवसायों में एक सरगना का कद हासिल करने में कामयाब रहा। वास्तव में 2007 क्रिकेट विश्व कप के दौरान जमैका के किंगस्टन में पाकिस्तानी क्रिकेट कोच बॉब वुलमर की मौत से जुड़ी जांच में चड्ढा का नाम प्रमुखता से सामने आया था। होटल पेगासस के क्लोज सर्किट कैमरों ने संदिग्ध व्यक्तियों की तस्वीरें कैद की थीं, जिनके बारे में व्यापक रूप से आरोप लगाया गया था कि वे चड्ढा और उनके एक साथी हैं, जो कोच के साथ तीखी बहस के बाद वुलमर के कमरे से जल्दी से बाहर निकल रहे थे। 18 मार्च 2007 को कथित झगड़े के कुछ घंटों बाद वुलमर का शव उनके कमरे में गला घोंटकर पाया गया। इस हत्या ने बहुत हंगामा मचा दिया था, क्योंकि एक दिन पहले ही पाकिस्तानी टीम को आयरिश टीम ने शर्मनाक तरीके से हराया था, जो उस समय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में नए खिलाड़ी थे। जांचकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चड्ढा और दाऊद के छोटे भाई अनीस इब्राहिम दोनों को जमैका में देखा गया था। बाद में दाऊद के साथ साथ चड्ढा का नाम भी इंडियन प्रीमियर लीग सहित अन्य क्रिकेट सट्टेबाजी घोटालों में सामने आया। क्रिकेट सट्टेबाज मुकेश कोचर और दाऊद के साथ उनके संबंधों की व्यापक जांच की गई। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दाऊद चड्ढा का बहुत सम्मान करता है और उन्हें बड़े भैया कहकर पुकारता है। ये एक ऐसा शब्द है जिसका इस्तेमाल दाऊद ने फरवरी 1981 में अपने भाई साबिर की नृशंस हत्या के बाद से किसी के लिए नहीं किया है। ये दाऊद के बड़े भैया ही थे जिन्होंने फिल्म निर्माता संजय गुप्ता की मदद की थी जब उनकी फिल्म शूट आउट 8 वडाला ने दाऊद इब्राहिम को परेशान कर दिया था। गुप्ता डी गैंग के लिए एक चिन्हित व्यक्ति बन गए थे। संजय गुप्ता की कहानी बॉलीवुड की सर्वोत्कृष्ट सफलता की कहानी से अलग नहीं है। उन्होंने अपनी किशोरावस्था में ही फिल्म निर्माता पंकज पाराशर की सहायता करके शुरुआत की थी और 24 साल की उम्र में ही सफलता का स्वाद चख चुके थे। गुप्ता ने संजय दत्त और रवीना टंडन अभिनीत अपनी पहली निर्देशित फिल्म आतिश फील द फायर से प्रसिद्धि पाई थी। अपने निर्देशन में कई वर्षों तक सफलता का आनंद लेने के बाद गुप्ता ने 2007 में आई शूट आउट 8 लोखंडवाला की अगली कड़ी शूट आउट 8 वडाला बनाई।
जो गैंगस्टर मान्या सुरवे से जुड़ी पहली आधिकारिक पुलिस मुठभेड़ की कहानी थी। यह गुप्ता के लिए कई कारणों से महत्वपूर्ण था। शूट आउट 8 वडाला से पहले उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर दोनों तरह की कई परेशानियों का सामना करना पड़ा था। संजय दत्त के बार बार जेल जाने की वजह से उनकी फिल्मों में रुकावटें आ रही थीं और उन्हें अपनी किसी भी फिल्म में दत्त को कास्ट करने की योजना को छोड़ना पड़ा था। और फिर एक दिन उनकी दोस्ती इंडस्ट्री के दबावों का सामना नहीं कर सकी। गुप्ता की शादी भी टूट गई और तलाक 6 साल तक उनके लिए निजी नरक बना रहा। जब शूट आउट 8 वडाला हुआ तो चीजें उनके लिए बेहतर होती दिख रही थीं। वह अपनी पत्नी को वापस पाने में कामयाब हो गए थे और उसी शादी की तारीख पर फिर से शादी कर ली थी जिस दिन उन्होंने पहले शादी की थी। उनका एक बेटा हुआ और एकता कपूर ने शूट आउट 8 वडाला का निर्माण करने का वादा किया था। वह फिर से अपनी जिंदगी से खुश महसूस कर रहे थे। शूट आउट 8 वडाला को इसके पिछले संस्करण से कहीं ज्यादा भव्य माना जा रहा था। एकता कपूर ने फिल्म के प्रचार के लिए बड़ी योजनाएं बनाई थीं। गुप्ता एक महाकाव्य माफिया फिल्म बनाना चाहते थे और माफिया और अपराध पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म निर्माता के रूप में बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना चाहते थे। गुप्ता ने दाऊद इब्राहिम और साबिर इब्राहिम की भूमिका निभाने के लिए सोनू सूद और मनोज बाजपेयी को साइन किया। उन्होंने फिल्म में माफिया पात्रों के पीछे के असली नामों का उपयोग करने की योजना बनाई थी। इससे पहले अनुराग कश्यप ने ब्लैक फ्राइडे नामक किताब को सेल्यूलाइड में रूपांतरित करते समय ऐसा किया था। हालांकि जब दाऊद और साबिर ने एक मई 2013 को यूट्यूब पर रिलीज की गई फिल्म के पहले ट्रेलर में खुद को पेश किया तो सब कुछ गड़बड़ हो गया। साबिर को उसके दुश्मनों द्वारा बेरहमी से मार डाला गया था, जो वास्तविक जीवन की घटनाओं का एक रिकैप था जिसके कारण उसकी हत्या हुई। उस समय फिल्म लगभग पूरी हो चुकी थी, कुछ ही हफ्तों में रिलीज होने के लिए तैयार थी। प्रचार और प्रेस इवेंट अपने चरम पर थे। किसी भी किताब पर आधारित फिल्म पाठकों की रुचि को बढ़ाती है। इससे पहले 2 बड़ी किताबें रिलीज हुई थीं, ब्लैक फ्राइडे जो पहले से ही एक फिल्म थी और माफिया क्वीन सन ऑफ मुंबई। विशाल भारद्वाज ने अपनी किताब लॉन्च के दौरान बाद की कहानियों में से एक पर फिल्म बनाने की अपनी योजना की घोषणा की थी। छोटा शकील फिल्म में कंपनी के गलत चित्रण से नाराज था। वह चाहता था कि फिल्म को बंद कर दिया जाए। डायरेक्टर गुप्ता की सुरक्षा को लेकर लोग चिंतित थे, जो उनके निजी जीवन की दिशा जानते थे। एक अशांत निजी और पेशेवर समय के बाद वह अभी अभी अपने रास्ते पर वापस आए थे। उनका एक छोटा लड़का था और उनकी पत्नी जल्द ही दूसरे बच्चे की उम्मीद कर रही थी। माफिया निर्दयी थे और अपनी धमकियों को अंजाम देने में कोई समय बर्बाद नहीं करते थे। उनके लिए एक जीवित सांस लेने वाला इंसान कुछ भी नहीं था। वे बस यही जानते हैं और चाहते हैं कि लोगों को दूसरों के लिए सबक सिखाया जाए। अब्बू सलेम ने एक पत्रकार से कहा था कि वह 1 हफ्ते में पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हिलाकर रख देगा। पत्रकार ने तुरंत क्राइम ब्रांच के प्रमुख को सचेत कर दिया, जिन्होंने गलत अनुमान लगाया और फिल्म निर्माता पहलाज निहलानी की सुरक्षा बढ़ा दी। हालांकि ठीक 1 हफ्ते बाद 12 अगस्त 1997 को संगीत के दिग्गज गुलशन कुमार की हत्या कर दी गई। शकील की नापाक ख्वाहिशों को सुनकर संजय की बेचैनी आसमान छू गई। आतिश, कांटे और लोखंडवाला के बाद संजय को बस अपनी शोमैनशिप का एक और भव्य प्रदर्शन चाहिए था। शकील का फोन कम से कम इतना तो कहना ही होगा कि धमकी भरा था। फिल्म में किरदारों के नाम बदलने का फैसला किया। दुखी मन को शांत करने के लिए यही सबसे आसान और समझदारी भरा काम था। लेकिन यह धमकी और परेशान करने वाले फोन कॉल की एक श्रृंखला में से पहला था, जो संजय और प्रोडक्शन टीम के अन्य लोगों को किया गया था। कुछ फिल्मी सितारों को भी धमकाया गया था। जाहिर है कुछ लोगों की जान जोखिम में थी। यह संजय का मुंबई माफिया के साथ पहला सामना नहीं था। इससे पहले भी कई मौकों पर उनसे सामना हो चुका था। उनसे उनका पहला संपर्क तब हुआ था जब वह मुश्किल से 20 साल के थे, रामशास्त्र बनाने के समय। छोटा राजन उससे इस बात पर काफी नाराज था कि उसने किसी दूसरे अभिनेता को छोटा या महत्वहीन रोल दिया था। और एक बार उसने शिरडी जाते समय शकील से लंबी बातचीत की थी, लेकिन इस बार संजय के लिए मामला अलग था। ये कॉल बहुत ही धमकी भरे लहजे और बनावट में थे। शकील फिल्म के डायलॉग्स और सीन्स की सीडी चाहता था। गुप्ता ने अपनी अनिच्छा के बावजूद शकील के दूतों के साथ सारी बातें साझा की। सभी को पता नहीं था कि क्राइम ब्रांच शकील की कॉल सुन रही थी। उस समय के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त निकेत कौशिक,
जो मुंबई पुलिस के बेहतरीन पुलिस अधिकारियों में से एक थे, ने गुप्ता से संपर्क किया और हस्तक्षेप करने की पेशकश की। कौशिक ने शकील के खिलाफ मामला दर्ज करने की भी पेशकश की और सुरक्षा प्रदान करने के लिए तैयार थे, लेकिन गुप्ता ने दोनों ही तरह की पेशकश ठुकरा दी। उन्हें धमकियों के बारे में पता था, इसलिए गुप्ता ने मुख्य पात्रों के नाम बदल दिए और जिन दृश्यों में मान्या सुर्वे को वास्तविक नायक के रूप में दिखाया गया था, उन्हें भी बदल दिया। मान्या सुर्वे द्वारा दाऊद को गाली देने वाले दृश्यों को भी काट दिया गया। गुप्ता ने माफिया को अपमानित करने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन उनकी परेशानियां अभी भी कम नहीं हुई थीं। उनके चेहरे से उनकी खास मुस्कान गायब हो गई थी और हमेशा की तरह उत्साह और भरपूर ऊर्जा की जगह थकान और क्लांतता ने ले ली थी। फिर भी गुप्ता हर चीज को अपने हिसाब से लेने और अपने सपनों के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए तैयार थे। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि गुप्ता अपना संतुलन और धैर्य खो बैठे। कॉल करने वालों में से एक ने टीवी की मशहूर अदाकारा एकता कपूर से अभद्र भाषा में बात की और उन्हें अभद्र तरीके से धमकाया। एकता ने इस प्रोजेक्ट में गुप्ता के साथ भागीदारी की थी और उनकी तरह वह भी चाहती थी कि फिल्म कम से कम परेशानी के साथ रिलीज हो। लेकिन गुप्ता की नजर में एकता के प्रति यह आक्रामकता अक्षम्य थी। गुप्ता का एक बचपन का दोस्त था जिसका नाम चिंटू चड्ढा था, जिसे एक छोटे से अपराध के लिए गिरफ्तार किया गया था और वह आर्थर रोड जेल में दाऊद इब्राहिम के भाई इकबाल कासकर के साथ एक ही सेल में बंद था। दोनों में दोस्ती हो गई थी और वे एक दूसरे के करीब आ गए थे। वे टिफिन, चरस और दूसरी दुर्लभ विलासिता की चीजें शेयर करते थे। इकबाल के सारा सहारा केस से बरी होने और उसके बाद जेल से रिहा होने के बाद चिंटू को चिंता होने लगी। उसे डर था कि जेल में बंद ताकतवर गुंडे अब उसके रक्षक की अनुपस्थिति में उसे परेशान करेंगे और उसका शोषण करेंगे। हालांकि जेल से निकलने से पहले कासकर ने चिंटू को एक अनमोल सलाह दी थी, जिसने न केवल उसकी जान बचाई बल्कि बाद में उसके दोस्त संजय की भी जान बचाई। अगर कोई तुम्हें धमकाता है तो उसे अपने साथ ले जाओ। बस इतना दावा करो कि तुम दाऊद के बड़े भैया कमल किशोर चड्ढा के भतीजे हो। चिंटू, जिसका सरनेम बड़े भैया से मिलता जुलता था, को नहीं पता था कि कमल चड्ढा कौन है, लेकिन वह जेल में सुरक्षित और सुरक्षित रहने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। इकबाल के विरोधी या अन्य लोग उसे घेर पाते, उससे पहले ही चिंटू ने अपने मशहूर चाचा के साथ अपने संबंधों के बारे में शेखी बघारना शुरू कर दिया। यह जादू की तरह काम आया और किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह छोटे से चिंटू से तलवारें खींचे। चड्ढा का नाम ही उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए काफी था। चिंटू ने जेल में शांतिपूर्ण समय बिताया। गुप्ता इस कहानी के हर पहलू से वाकिफ थे क्योंकि चिंटू उनका दोस्त था। चिंटू के समझाने पर गुप्ता ने बड़े भैया से मदद लेने का फैसला किया। पता चला कि कमल चड्ढा ने गुप्ता की बढ़ती परेशानियों के बारे में पहले ही सुन लिया था और तुरंत उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए। गुप्ता उनके आलीशान कोलाबा पेंट हाउस में उनसे मिलने गए थे। चड्ढा ने वादा किया कि उस दिन के बाद उन्हें कोई और कॉल नहीं आएगा और सभी को आश्चर्य हुआ कि कॉल वास्तव में बंद हो गए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।